सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम उन विषयों को शामिल करते हैं जो सुर्खियों में रहते हैं, और इस हफ्ते की सुर्खियों का विषय है विकसित भारत का बजट 2026, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया। इसके साथ ही इस बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवा शक्ति संचालित बजट भी बताया है। इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर अमित बनर्जी और कर सलाहकार संजय वर्मा जी। आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला सवाल प्रोफेसर बनर्जी जी मेरा आपसे है। वित्त मंत्री ने विकसित भारत 2047 के संकल्प को इस बजट की नींव बताया है। ये एक निरंतरता वाला बजट माना जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में एक टर्म आता है स्ट्रक्चरल ब्रेक। कोई ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, उसमें कुछ सीरियस बदलाव आता है, तो ये निरंतर ऊपर चढ़ने वाला ग्राफ है, लेकिन इसमें कुछ मेजर चेंजेस हैं जो कि और रफ्तार से आगे बढ़ाने के लिए हैं। जैसे बहुत सालों बाद हमने ये 5 इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई की हैं: बायोफार्मास्यूटिकल्स, चिप मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल्स, मशीन टूलिंग और रेयर अर्थ्स। 2-1 चीज़ें तो इसमें बिकॉज ऑफ वो डोनाल्ड ट्रम्प और वो अमेरिका और चाइना के कारण हमको करना पड़ा है। फिर कई सालों बाद जैसे इनलैंड वाटर वेज पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। इसी तरीके से जो एकेडमिक इंडस्ट्री इंटरफेस का इन्होंने 5 यूनिवर्सिटी क्लस्टर्स बनाने का किया है। बहुत दिनों से बात चल रही थी एकेडमी इंडस्ट्री इंटरफेस बढ़ाने का। इस बार इन्होंने सीरियसली एक नंबर देके 5 यूनिवर्सिटी क्लस्टर्स इन्वेस्टमेंट्स करके बढ़ाने का काम किया। तो ये निरंतरता है, लेकिन साथ में एक मेजर चेंजेस भी हैं। ये एक आशावादी बजट है। संजय जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। अगर हम मध्यम वर्ग की बात करें तो उसकी नज़र हमेशा टैक्स स्लैब पर टिकी रहती है। हालांकि इनकम टैक्स के स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जो परिवर्तन किया गया है वो किस प्रकार से आम आदमी के लिए सकारात्मक साबित होने वाला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक अगर आयकर स्लैब की बात करें, ये सही बात है कि हर बजट में आम आदमी नज़र इस बात पे ही होती है कि टैक्स स्लैब में क्या कम किया, कितना टैक्स कम किया, यही देखते हैं जी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पिछले साल में इतना ज़्यादा कम कर चुके थे जी। कि शायद इस बार टैक्स रेट को कम करने की या स्लैब को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। और सरलीकरण के हिसाब से अगर देखें तो कई ऐसी चीज़ें करी हैं जिसमें कि सरलीकरण हुआ है आयकर का। जैसे कि रिटर्न फाइलिंग की डेट्स होती है। पहले रिटर्न फाइलिंग की डेट सबकी 31 जुलाई को ही बिजनेस वालों की 31, नॉन ऑडिट जितने भी होते हैं, ट्रस्ट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो, सबको, पेंशनर हो, सबको रिटर्न फाइलिंग की डेट 31 जुलाई होती थी जी। अभी इस साल से ये चेंज करने का प्रस्ताव है कि 31 जुलाई ओनली फॉर सैलरीड पर्सन एंड पेंशनर्स। जी। फॉर बिजनेसमैन, फॉर ट्रस्ट, फॉर अदर सोसाइटीज़ वगैरह के लिए ये 1 महीने का टाइम मिल गया। तो एक साथ हौच पौच नहीं होता काम जी। सभी के लिए आसानी रहती है। देखिए, सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है कि अगर कोई एनआरआई कोई प्रॉपर्टी सेल करता है जी। तो पहले नियम ये था कि एनआरआई अगर कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो उसको TAN नंबर लेना कंपलसरी, TAN, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। जी। उसके बिना उसको प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता। TDS जो 1% TDS होता है प्रॉपर्टी सेल पर, जी। वो उसके लिए TAN नंबर लेना कंपलसरी था। जी। लेकिन अभी इस बार जो चेंज किया है, जी। अब 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं, पेन बेस पर ही हम TDS डिडक्शन कर सकते हैं एनआरआई का। जी। जी। उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि एक आदमी फॉरेन में बैठा हुआ है, उसने 10 नंबर अप्लाई करेगा, 10 नंबर लेगा, कुछ टाइम उसमें 10 में लगता था। उसके बाद जब 10 नंबर ले लिया रिटर्न फाइल तो उसकी होती नहीं है, प्रॉपर्टी सेल कर दी, 1% TDS भी डिडक्शन हो गया। वो डिडक्शन होने के बाद हर साल, अगले साल 2 साल तक भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता था कि आप 10 होल्डर हैं, आपने TDS रिटर्न फाइल नहीं करी है, 26Q, 26(4) वो नोटिस आता, फिर उसको कंप्लाइंस उसकी करी है, अदरवाइज उसकी पेनल्टी होती थी। जी। जबकि वो जब से ये पेन बेस हो जाएगा तो उसको ना रिटर्न फाइल करने की जरूरत पहले भी नहीं थी, लेकिन इस तरह के लिटिगेशन बच जाएंगे। जी। दूसरा एक चेंज किया है कि जो सीनियर सिटीजन है या जो नॉन डिडक्शन टैक्स, जो जिनकी इनकम काफ़ी कम है जी, उनको टैक्स डिडक्शन से बचने के लिए 15G जनरल के लिए और 15H सीनियर सिटीजन के लिए जी, देना होता था। हर जगह सेपरेट फॉर्म देना होता था जी, उसको ऑनलाइन करने का प्रस्ताव है। जी, ऑनलाइन दे देगा तो एक फॉर्म में ही सब जगह सबमिट हो जाएगा, जी, चाहे उसको किसी कंपनी को प्रोवाइड करना हो, किसी बैंक को प्रोवाइड करना हो, या किसी भी
अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करना हो, उससे उनका टैक्स डिडक्शन सब जगह बच जाएगा। दूसरी चीज़, जब वो टैक्स डिडक्शन बचेगा जी। तो टोटल इनकम की इन्फॉर्मेशन भी हर इंस्टीट्यूट के पास है, क्योंकि उसमें कुछ कैप है जी। कि अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो 15G या एच आपका एप्लीकेबल नहीं रहेगा, वो TDS नॉर्मल डिडक्शन हो जाएगा। जी। तो कई लोग क्या करते थे कि अलग अलग जगह पर TDS 15G सबमिट कर दिया, जी। आपको आपका मालूम है, दूसरे को दूसरा मालूम है, जी। लिमिट पता लगा 2 लाख एक जगह हो रहा है, 2 लाख दूसरी जगह हो रहा है, उन्होंने भी TDS नहीं काटा, उन्होंने भी TDS नहीं काटा, जी। तो गवर्नमेंट को उससे कई लॉस होता है। अब जब वो इकट्ठा देंगे कंबाइन, तो कंबाइन में एक सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि टोटल इनकम कितनी है उसकी, वो एक जगह से ही मालूम पड़ जाएगी। इस बजट में युवा शक्ति को विकास का सारथी माना गया है सर। इंटर्नशिप भत्ते से लेकर कौशल विकास के नए केंद्रों तक, क्या ये बजट युवाओं की डिग्री को सीधे बाजार की ज़रूरतों और रोजगार से जोड़ने की क्षमता रखता है? क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं चूंकि NIT में हूँ तो ये बहुत दिनों से आ रहा था कि एकेडमी इंडस्ट्री इंटरफेस बढ़ाना है। ये पहली बार बजट में एक जिसे कहते हैं इन्होंने एक्नॉलेज किया कि इसको करना है। अब जैसे मैंने अभी कहा था 5 यूनिवर्सिटी क्लस्टर, जिससे कि एकेडमी इंडस्ट्री इंटरफेस बढ़ेगा और दुनिया में जहाँ पे तरक्की हुई है साइंस और इंजीनियरिंग से हुई है और वो यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट से ही आए हैं। 2 मेजर एरियाज देख लीजिए, सिटीज़ देख लीजिए, सिटी क्लस्टर्स, कैम्ब्रिज इंग्लैंड, इतनी ज़बरदस्त वहाँ पे फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स का है। और एक वर्ल्ड फेमस सिलिकॉन वैली है जहाँ पे जिसको बे एरिया कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को, कैलटेक, स्टैनफोर्ड, बर्कली, 4-5 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के कारण सिलिकॉन वैली ने पूरा अपने जीवन शैली बदल दी। तो इसी तरीके से हिंदुस्तान में भी ये ज़रूरी था, उसके बिना काम हो नहीं सकता। फिर इसी तरीके से चूँकि महिला स्टूडेंट्स अब बहुत ज़्यादा आ रही हैं हायर स्टडीज़ में, तो उनको रहने की जगह चाहिए, छोटे छोटे शहरों से भी आ रहे हैं। तो उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में अब ये वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स बना रहे हैं। शायद एक से ज़्यादा की भी ज़रूरत पड़ सके, तो ये उसका प्रावधान, पहली बात तो एक्नॉलेज करने से ही प्रॉब्लम का 50% समाधान हो जाता है जी। तो एक्नॉलेज किया और एक्नॉलेज के बाद इसमें बजट में पैसा दिया। तो ये इसी तरीके से ये लोग युवा शक्ति को अब प्रोत्साहन दे रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान में 35 साल की उम्र तक की जनता 2/3 है जी। तो अब मान के चलिए, और हमारा मीडियन एज मतलब 50% जनता हमारी 28 साल से कम है। तो वो उसके बिना युवा शक्ति में जोर दिए बिना काम चलेगा नहीं। वही आगे जाके पैसा कमाती है, टैक्स भरती है, उसी से ही देश चलता है। जी सर, आपने अभी जिक्र किया कि हर ज़िले में जो गर्ल्स हॉस्टल और मेडिकल टूरिज्म हब की भी घोषणा की गई है। तो क्या आपको लगता है कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए इंटर्नशिप और स्किलिंग का जो मॉडल इस बजट में पेश किया गया है वो इस डिग्री और नौकरी के बीच की खाई को पाट पाएगा? देखिए, इसको एक फॉर्मलाइजेशन करने का ज़रूरत था। चूँकि मैं एक NIT से आता हूँ, वो बेसिकली वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो देखिए, 4 साल के कोर्स में आजकल क्या हो रहा था, 3.5 साल बाद बच्चों को हम इंटर्नशिप पे जाने दे रहे थे 6-6 महीने के। वो ऑनलाइन कोर्सेज NPTEL और स्वयं के सरकारी हैं, ये सरकारी पोर्टल से वहाँ से कर रहे थे और फिर 6 साल की इंटर्नशिप के बाद कंपनी उनको जॉब दे रही थी। तो अब ये एक्नॉलेज कर लिया है कि आजकल ये एकेडमी इंडस्ट्री इंटरफेस बढ़ाना है, इसी से ही आगे बढ़ता है। इसी तरह से सारे इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्टअप का कल्चर बढ़ रहा है। तो उसमें भी अब इसी तरह से जब इंटरफेस बढ़ेगा तो वो आगे बढ़ेगा। दुनिया में तरक्की पिछले 50 साल में इसी रूट से हुई है। हमने देर कर दी है, अब पिछले 5-6 साल में धीरे धीरे आ रहे हैं। ये पहली बार बजट में इसको एक्नॉलेज किया गया है। बिल्कुल ठीक है सर आपने। संजय जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि बजट में कॉरपोरेट मित्र और MSME के लिए 10,000 करोड़ के SME ग्रोथ फंड की बात की गई है। इस कदम को किस प्रकार से देखते हैं? इस कदम को अपन इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे ये वाली सेंचुरी का सेकंड क्वार्टर है जी। जैसे 2025 समाप्त हुआ, सेकंड क्वार्टर स्टार्ट हुआ है जी। तो सेकंड क्वार्टर की स्टार्टिंग में ही इस तरह से प्लान किया जा रहा है कि जब तक ये 2047 को जो टारगेट लेके कर रहे हैं जी, तो 2047 तक जब ये बिजनेस बड़ा हो जाएगा जी। तो इनको काफ़ी कुछ सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल ठीक कहा सर। सर, यही सवाल आपसे भी है मेरा कि MSME और उद्योग पर जो छोटे उद्योग हैं उनका अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है उन्हें। इस बार जो 10,000 करोड़ का विशेष फंड और क्रेडिट गारंटी योजनाओं के जरिए MSME को ग्रोथ इंजन बनाने की बात की गई है, वो कितनी व्यावहारिक साबित होगी? देखिए, MSME हमारे एक्सपोर्ट का अगर मैं कहूँ तो 40% एक्सपोर्ट उसी से ही आता है जी। और बाकी कंट्रीज़ का अगर मैं देखूँ, जापान, जर्मनी, हम सोचते हैं बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ वाली कंट्रीज़ है, नहीं जी।
80% वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो एमएसएमई में ही हैं। अच्छा, अब जैसे एमएसएमई में लिक्विडिटी की जो क्राइसिस कभी कभी हो जाती थी, उससे निपटने के लिए एक तो इनवॉइस डिस्काउंटिंग का शुरू किया और अकाउंट रिसीवेबल्स को भी एसेट मान के उस पर भी डिस्काउंटिंग लिक्विडिटी बढ़ाने की बात कही गई है। जो एमएसएमई चूंकि उतना सक्षम शायद था नहीं लिक्विडिटी बढ़ाने में, तो सरकार ने इसमें अलग से 10,000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी स्कीम्स लेकर आए हैं। और चूंकि मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, तो उसमें मैंने एक ही ट्रेंड देखा है कि आजकल के बच्चे बड़ी कंपनी में भी जाते हैं और छोटे एमएसएमई में भी जाके ये लोग अपनी नौकरी करते हैं, क्योंकि उनको पता है उसमें ग्रोथ अच्छी है। सर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरों की भूमिका की बात की जाए तो 12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स और 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बजट का ये जो भारी निवेश है, ये आधुनिक भारत की तस्वीर बदलने वाला बजट माना जा रहा है। इस संदर्भ में किस प्रकार से देखते हैं इसको सर? देखिए, इन्होंने बहुत सालों बाद अब इंडियन वाटरवेज 5 इन्होंने करने का कहा है। दूसरा, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का जो 12 लाख करोड़ का है, एक तो ये इनलैंड वाटरवेज हो गया, हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का हो गया। दूसरा, इन्होंने कहा है कि ये टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का। अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पोर्ट्स, हाईवे, एयरपोर्ट्स, इस पर आ रहा था। अब ये सिटीज़ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि सिटी में भी रोड्स अच्छी चाहिए, ओवर ब्रिजेस अच्छी चाहिए, तो उसमें भी आ गया है। आपका जो रोजगार बढ़ता है, रोजगार और जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ये आपके सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है। अब किसी कारणवश प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स कर नहीं रहा, तो सरकार को ही बाध्य होकर करना पड़ता है। वो बाध्य होकर कर रहा है। अब इन्होंने जैसे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को कर लिया। अब जरूरी नहीं है कि ये 12.2 लाख के अंदर है। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही लगेंगे, और वो भी एक तरीके से ये 12 लोग इसको सप्लीमेंट करेगा। 12.2 लाख करोड़ का जो कैपेक्स है, इसको सप्लीमेंट करेगा। कैपेक्स से ही नौकरियां बढ़ती हैं, कैपेक्स से ही जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है। ठीक है जी। और इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में अब क्या है, देखिए, अब चाइना से हम लोग कंपेयर करते हैं। चाइना के बराबर पहुंचने के लिए तो हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। एक चीज़ और है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक्सपोर्ट में फ़ायदा है। एक्सपोर्ट कॉस्ट का 1 से 3% कॉस्ट हमारे हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी से ही आ जाता है जी। तो इससे ऊपर उठने के लिए एक्सपोर्ट्स बढ़ाने, और एक्सपोर्ट्स बढ़ाए बिना हम तरक्की नहीं कर सकते। इंटरनल डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो घरेलू खर्चे होते हैं, वो जीडीपी का 61% हिस्सा है। पर ये काफ़ी हद तक अब क्रेडिट मतलब उधारी पे चल रहा है। इससे सुधरने के लिए हमारा कैपेक्स को और बढ़ाना पड़ेगा। 12.2 लाख तो 1 लाख करोड़ का ऊपर का इन्होंने किया पिछले साल के मुकाबले। पर मेरी उम्मीदें कुछ इस पे टिकी हुई हैं कि ये जो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स और इस तरीके से इन्होंने किया है, इससे हो सकता है कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और बढ़े, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके ऊपर उधारी आती है। तो अगर 1 रुपया का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मान के चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसका 6 या 7 गुना उधारी पे आता है। लंबी उधारी मतलब 30 साल 50 साल। तो मेरे हिसाब से अब इसको आप 12.2 लाख मत करिए, इसको मान के चलिए इससे 4-5 गुना और ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। बिल्कुल ठीक है सर। ये जो कैपेक्स की बात की जा रही है, ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से बड़ा सीधा हिसाब है। रोड बनेगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोग खर्चा करेंगे, उससे हमारा जीडीपी बढ़ेगा। तो एक तो नौकरियां बढ़ती है। दूसरी ये है कि जरूरी नहीं है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ रोड्स बन रहे हो, कोल्ड स्टोरेज चेन बन रहा हो तो एग्रीकल्चर में फ़ायदा है। तो ये एग्रीकल्चर कैपिटल इंडेक्स भी, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें आ सकता है। बिल्कुल ठीक है सर। बजट में बायोफार्मा और रिन्यूएबल एनर्जी पर काफ़ी जोर दिया गया है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, 5 इंडस्ट्रीज को शक्ति इंडस्ट्रीज दिया, जैसे बायोफार्मास्यूटिकल्स, माइक्रोप्रोसेसर्स, टेक्सटाइल्स, मशीन टूल और रेयर अर्थ। बायोफार्मास्यूटिकल्स ये बायोलॉजिकल केमिकल्स हैं जो क्रॉनिक, जो नॉन कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस में आती हैं। खासकर कुछ मुख्य हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अल्जीमर, पार्किंसन, कैंसर। इनका बहुत तेजी से बढ़ रहा है ये। ठीक है, ये आधुनिकीकरण के कारण बढ़ रहा है, लॉन्जिविटी के कारण बढ़ रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन के कारण इनमें बहुत तेजी, और इनमें बायोलॉजिक्स ही काम आते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स काम नहीं आते। और पिछले कई सालों से देखा गया कि 30% ग्रोथ जो नए फार्मास्यूटिकल्स आ रहे हैं, बायोलॉजिक्स आ रहे हैं, और इसमें हिंदुस्तान का कोई खास दखल था नहीं। तो इसमें बहुत जोर देना जरूरी था, क्योंकि जब
आजकल यही डिजीजेस ज़्यादा सुनने में आ रही है, तो इसमें यही काम आती है। सारी इंपोर्टेड दवाइयाँ थी, बहुत इंपोर्ट हमारा फॉरेन एक्सचेंज चला जाता था, आगे ग्रोथ इसी में ही था। तो ये एक प्रॉफिट एरिया है और हमारी कंट्री की ज़रूरत है। इसी तरीके से इन्होंने अभी इस बार जैसे माइक्रो प्रोसेसर, चिप्स, सेमीकंडक्टर्स के बिना कुछ भी नहीं होता। आप कुछ भी ले लीजिए, हर चीज़ में तो सेमीकंडक्टर चाहिए, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और हम इसमें बिल्कुल नील थे। पहले इन्होंने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंडेक्स स्कीम से सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज बनाने का किया, अब स्किलिंग ज़रूरत है और हमको अब स्केलिंग अब ज़रूरत है। देखिए इसमें वर्ल्ड लीडर्स चाइना, जापान, ताइवान है और साउथ कोरिया। ये अगर हमको नहीं देना शुरू करे तो हमारे यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन नहीं बनेगा, गाड़ी नहीं बनेगी, माइक्रोवेव ओवन नहीं बनेगा, डिश वॉशर कुछ नहीं बनेगा। तो हमारा खुद का होना चाहिए था। हमारा खुद का एक सेमीकंडक्टर लिमिटेड एक मोहाली में हुआ करता था, वो 1988 में किसी कारणवश वो बंद हो गया, फायर लगने के कारण। टेक्सटाइल्स हमारा पुराना एरिया है, लेकिन हमें इसमें चाइना के हम 1/5 है और बाकी बांग्लादेश, पाकिस्तान, हम इनसे कम्पीट कर रहे हैं। तो टेक्सटाइल्स में कि हम टेक्निकल टेक्सटाइल्स में भी अब इसमें जाना चाहते हैं। सिमिलरली कोई भी इंडस्ट्री बढ़ानी हो आपकी तो उसमें मशीन टूल्स होना बहुत ज़रूरी है। हम उसमें भी पीछे थे, इंपोर्ट करते थे, तो उसके लिए भी हमने करना शुरू कर दिया। और रेयर अर्थ्स का जो आया है, रेयर अर्थ्स का आप सबको पता है कि चाइना ने किस तरीके से ग्लोबल ब्लैकमेल किया था। तो इसलिए ये तीन स्टेट्स में रेयर अर्थ्स फैक्ट्रीज लगाने की बात हुई है। तो इसमें अब लगाएंगे ये लोग, देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल ठीक है सर। अभी हेल्थ सेक्टर की भी हमने बात की। कैंसर की 17 दवाओं से इन्होंने आयात शुल्क को हटा दिया है। ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है, क्योंकि कैंसर का इलाज काफ़ी महंगा इलाज होता है। इसे किस प्रकार से देखते हैं सर? कैंसर का इलाज महंगा होता है। देखिए हिंदुस्तान में नंबर 1 हाउस होल्ड घरेलू दिवालियापंती का कारण मेडिकल कारण है, ठीक है। ये तकरीबन 90% जो घर दिवालिया हो जाते हैं, ये सिर्फ इसलिए होते हैं कि हमारे इंश्योरेंस कवरेज उतना है नहीं और हम दवाई और इन सब हॉस्पिटल के खर्चे में मर जाते हैं। कैंसर की बहुत तेज़ी से जैसे जैसे हम आधुनिकीकरण में बढ़ रहे हैं, हमारे इसमें कैंसर की ग्रोथ कैंसर के पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब इन सब में ये प्लास्टिक्स और प्लास्टिसाइजर्स और इन सब के कारण कैंसर में बहुत ज़्यादा कैंसर नंबर्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखा गया। तो कैंसर की दवाइयाँ बड़ी जटिल होती हैं बनानी, तो उनमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट ड्यूटी देके पेशेंट्स को राहत दी गई है। कैंसर में 10 लाख से 25 लाख तक जेब से खर्चा हो जाता है और सबसे ज़्यादा खर्चा इसमें वो कैंसर दवाइयों का ही है। बिल्कुल ठीक कहा सर। और कैंसर के साथ साथ हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी भी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयों को भी ड्यूटी फ्री किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी जो हेल्थ के खर्चों को लेकर परेशान रहता था, उसको लेकर एक अच्छा कदम माना जा रहा है। अब हम बात करते हैं डिफेंस बजट की। 6,81,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,85,000 करोड़, यानी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 15.2% की बढ़ोतरी की गई है। डिफेंस बजट खासकर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बढ़ाया गया है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? मैं चाहूंगा कि दोनों लोग ही इसका जवाब दें। देखिए डिफेंस बजट का जो पिछले कुछ वर्षों का ऐसा रहा रिकॉर्ड, अगर हम कभी रिकॉर्ड उठा देखेंगे तो पहले ये स्थिति थी कि हमारे पास जो हथियार होते थे सेना के पास, वो हथियार भी आपूर्ति पूरी हो ही नहीं पाती थी। कई जगह पे हम मार खा जाते थे जहां हमारे सैनिक कभी भी कमज़ोर नहीं रहे, लेकिन उनके पास हथियार ना होने के कारण या टेक्नोलॉजी पूरी प्रॉपर ना होने के कारण वो मार खा जाते थे। लेकिन जब से पिछले कुछ वर्षों से इस तरह से ध्यान दिया जा रहा है कि शायद ऐसा ना कोई दूसरा देश से हमको कोई भी देश आंख उठाने से पहले 10 बार सोचता है कि अब इंडिया के पास पूरे हथियार भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है और शायद शक्ति भी है, मन की शक्ति जो है जिससे हम कर सकते हैं। मतलब हमको कहीं किस तरह से परमिशन लेने में या कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम घर में घुस के मारने की दम रखते हैं, बल्कि हम अपने हथियारों को अब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, दूसरे देशों को भी भेज रहे हैं कहीं ना तो कहीं। ये चीज़ इसको हिसाब से देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड वाइड हम आगे बढ़ पा रहे हैं उस चीज़ के लिए। डिफेंस बजट को सर आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए एक तो इस बार ऑपरेशन सिंदूर का इसमें एक्नॉलेजमेंट हुआ है, चूँकि 15% बढ़ा है तो उसमें उसका खर्चा भी है। दूसरा ये है कि हमारा भाग्य ही ऐसा है कि जब से आज़ाद हुए हैं हमारे तीनों पड़ोसी, अब तो तीनों पड़ोसी ही थोड़े से डाउटफुल हैं, कभी भी कहीं पे कुछ हो सकता है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और अभी पिछले एक साल भी नहीं, चंद महीनों में हमने इंपोर्ट किया है। हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं क्योंकि हमने तरक्की भी बहुत कर ली है, प्राइवेट सेक्टर को लेकर आ गए। तो सुना होगा कि हमने आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया है, फिलीपाइंस को ब्रह्मोस एक्सपोर्ट किए हैं, आर्मेनिया को 155 mm की तोपें एक्सपोर्ट की हैं। तो ये सब तो कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ हमें अपने स्वदेशी वेपन्स हमारे काफ़ी काम आए इस बार ऑपरेशन सिंदूर में। तो डिफेंस में खर्चा तो बढ़ना ही था। हालात कुछ ऐसे हो गए वैश्विक हालात कि हमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब पे खर्चा करना पड़ रहा है। और देखिए भारत किसी नेटो या ऐसे किसी उसका मेंबर नहीं है, तो हमें
अपनी देखभाल खुद ही करनी पड़ती है। और जैसा कि अभी संजय जी ने कहा, पहले ये होता था कि जज्बा और बहादुरी तो हिंदुस्तान के सोल्जर में होता था, लेकिन कई बार टेक्नोलॉजी वाली बंदूकें या वैसी नहीं होती थी, वेपन्स नहीं होते थे, तो हम कोप अप नहीं कर पाते। अब ये धीरे 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 अब ये सब जा रहा है और हम भी अब किसी से कम नहीं है। सर, आज के डिजिटल दौर में बहुत सारे ऐसे नवाचार हो रहे हैं। खासतौर पर हमारी जो केंद्र सरकार है वो कंटेंट क्रिएशन पर काफी जोर दे रही है। वेव्स एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, कंटेंट क्रिएटर कॉर्नर बनाया गया है। अभी इस बजट में 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाए जाने की बात की जा रही है। इसको किस प्रकार से देखते हैं और ये देश की इकोनॉमी को किस तरीके से बूस्ट कर सकता है? देखिए, देश की इकोनॉमी का ये है कि पहली बात, इस बजट में एक अच्छी बात जो ये लगी, काफ़ी नई चीज़ों का एक्नॉलेजमेंट किया। वरना सरकार कभी एक्नॉलेज नहीं करती थी कि ये कोई प्रॉब्लम है या ये कोई नया एरिया है। तो ये एक पहली बात तो एक्नॉलेजमेंट है। आप जब किसी चीज़ को प्रॉब्लम मानेंगे या एक चैलेंज मानेंगे तभी तो उसका हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो इस बार कंटेंट क्रिएटर्स को भी एक माना है, क्योंकि वो भी आय कर रहे थे, तो उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसलिए इन्होंने इस बार ये सब व्यवस्था करके दे दी है। लखपति दीदी मॉडल जो है सकारात्मक तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो इस पर रोजगार और आय बढ़ाने की जो स्कीम पेश की गई है वो किस प्रकार से एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है? देखिए, इसकी शुरुआत दो पहलू से करते हैं। एक तो 50% जनता महिला है। दूसरी बात यह है कि गांव में महिलाओं के रोजगार के उपाय कम थे, अगर अपने खेत में काम करे, उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा इनके पास नहीं था जी। उनके जो हुनर है, तो धीरे ये सब को करने के लिए शी मार्ट इसमें आयोजन का प्रावधान दिया है, जिससे कि बिचौलिए बच जाएंगे और सीधा डायरेक्ट इंटरफेस होगा कंज्यूमर कस्टमर के साथ। तो अब ये क्या होगा, जैसे लिज्जत पापड़ है, अचार है, या इस तरीके से हस्तशिल्पी, तो इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप को करके दिया। और इनके जो गांव के जो प्रोडक्ट्स हैं, हस्तशिल्पी हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, फूड हो गया, ड्रेसेस हो गए, और ये सब कढ़ाई बुनाई के आइटम्स, वो इसमें बढ़ाने का है। और बिना किसी बिचौलिए के डायरेक्ट, मेरे हिसाब से ये शायद एक प्लेटफॉर्म टाइप कर देंगे जी। जैसे अमेजन एक प्लेटफॉर्म है, वैसे एक प्लेटफॉर्म कर देंगे, और उसमें वो लोग अपना प्रोडक्ट्स बना के दिखाएंगे और सीधा कंज्यूमर पेमेंट, आजकल सब यूपीआई से हो जाता है, तो पेमेंट का भी चक्कर नहीं रहेगा। वरना कोई बिचौलिए होते तो पेमेंट भी डिले कर देते थे, बेचारे बिचौलियों के चुंगल में फंसे रहते थे। तो सीधा पेमेंट कंज्यूमर से डायरेक्ट मिलेगा। बिल्कुल ठीक कहा सर। इस बजट में ग्रीन एनर्जी की बात की गई है और ख़ासतौर से जो हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उनकी बात करते हैं, तो बैटरी बनाने की मशीनों पर टैक्स में छूट बढ़ाई गई है। इसको किस प्रकार से देखते हैं? सर, लिथियम आयन बैटरी जो उसकी जो मशीनें हैं उस पर टैक्स की छूट का दायरा बढ़ा दिया है जी। और कस्टम ड्यूटी भी उसमें कम करी। जिस तरह से कम करने से कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सस्ते होंगे जी। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए लोग अट्रैक्ट होंगे। तो जो पेट्रोल और डीजल पर हमारा जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी। सबसे बड़ी बात इसमें ये है, क्योंकि पेट्रोल डीजल हमको कहीं दूसरे कंट्री से लेना पड़ता है, तो जो हम पे डिपेंड है वो हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको यूज़ करेंगे हमारे लिए अच्छा रहेगा। कि ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक का पेट्रोल, हम लोग क्रूड ऑयल 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और वो बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे इंपोर्ट बिल का। इससे अब धीरे धीरे हम इजाद पाना चाहते हैं, तो इसलिए पिछले 5-6 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ज़्यादा जोर गया। ऊपर से नॉन पोल्यूटिंग होती है। दिल्ली का हाल सबको पता है, बॉम्बे भी कोई खास अच्छा नहीं है, और जितने बड़े बड़े सिटीज़ हैं, अहमदाबाद, हैदराबाद, सब में AQI की लेवल कोई बहुत अच्छा है नहीं। जी, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। अभी तक हमने काफ़ी सेक्टर्स की बात की। खेती और पशुपालन की यदि हम बात करें तो इसमें आय और रोजगार के मौके बढ़ाने पर फोकस किया गया है इस बजट में। इसको किस प्रकार से देखते हैं सर? देखिए, ये बहुत अभी तक हमारा जो फोकस था एग्रीकल्चर पे, वो सीरियल्स पे था, यानी कि गेहूं, चावल और ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना, शुगर केन पर। तो उसी पे वो MSP और वो फोकस डाल के, अब क्या कई सालों से हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं और बल्कि एक्सपोर्टर भी हैं। ये पहली बार बहुत रेयर होता है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है। हम कैश क्रॉप्स पे अब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कैश क्रॉप्स पे ज़्यादा, तो इसलिए ड्राई फ्रूट्स हम अधिकतर इंपोर्ट ही करते हैं। अमेरिका से ही, अमेरिकन आमंड सबको पता है, अमेरिकन बादाम सबको पता है कि हम वहीं से इंपोर्ट करते हैं। तो इस बार उस पर ज़्यादा फोकस दिया गया, जिससे कि हम बाहर के इंपोर्ट पे कम डिपेंडेंट हो जाएं। कोकोनट हम ऑलरेडी वर्ल्ड के लार्जेस्ट हैं, उसमें और ज़्यादा प्रोत्साहन करा के, क्योंकि ये केरला में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उसमें और ज़्यादा ईज करा के उसमें अब फोकस गया। देखिए, फोकस अब चेंज हो गया है। अब सीरियल्स में नहीं रहा फोकस, कैश क्रॉप्स में हम जा रहे हैं। अब धीरे धीरे इसके बाद
दाल और तिलहन पे जाएंगे, क्योंकि उसमें भी हमको फोकस करना है, वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो जो क्रॉप्स हम अब इंपोर्ट करते हैं उसमें फोकस देके हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसी में ही आ रहा है वेटनरी का। तो वेटनरी में लाइफ स्टॉक की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमको अब वेटनरी और ज़्यादा चाहिए, तो इसमें भी वेटनरी कॉलेजेस खोलने का और वेटनरी डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने का ये इस बार प्रावधान दिया गया है। क्योंकि लाइफ स्टॉक्स ये देखिए कई जगह ये 30% 40% है, हमारा अभी तक सिर्फ 16% है। तो उसका अब हम वैश्विक स्तर पे आने के लिए ये सब किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। वहीं अगर हम दूसरी तरफ अपने हैंडलूम कारीगरों की बात करते हैं तो नेशनल फाइबर स्कीम, खादी को प्रोत्साहन देने जैसी बातें की गई हैं, इसको किस प्रकार से देखते हैं सर? सर अभी सबसे पहली बात तो एक बड़ी अच्छी बात आई कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को उसको पकड़ के चलने की तैयारी कि एक प्रोडक्ट हर डिस्ट्रिक्ट का मिले जी, एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद। तो उससे ये होगा कि वो जिला उस उत्पाद के लिए पहचाना जाएगा जी। दूसरा, लोगों में अवेयरनेस आएगी कि ये वहाँ का स्पेशलिटी है। और तीसरी चीज़, जो हमारा जो बिल्कुल ग्रामीण इंडस्ट्री है जी, छोटे छोटे जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि वो फाइबर का हो रहा है, बड़े बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं, तो ये सबसे क्या होगा, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये सबका इम्पैक्ट एक ही आएगा, जो हमारा ग्रामीण जो युवा है उसको विकास के लिए वो मिलेगा। बिल्कुल ठीक कहा सर। पर्यटन भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कि देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। अभी हमारे आज के इस बजट में 20 टूरिस्ट प्लेस पर 10,000 गाइड्स को ट्रेंड किया जाएगा और IIM जैसे संस्थानों की मदद इसमें लिए जाने की बात की गई है। इसको किस प्रकार से देखते हैं? सबसे बड़ी तो जो 20 प्लेसेस सिलेक्ट किए हैं, उन 20 प्लेसेस के बारे में लोग जाते हैं और ज़्यादा जाएंगे। 10,000 गाइड उन्होंने जो व्यवस्था करी है, जितने ज़्यादा गाइड रहेंगे तो गाइड लोगों को अवेयरनेस आएगी, लोग बताएंगे, लोग जाएंगे। और अभी युवा वर्ग अगर दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या हमारे इंडिया में भी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जी, या कोई धार्मिक स्थान है, उन धार्मिक स्थानों के बारे में पूरे वर्ल्ड को पता लगेगा। जी, फॉरेनर्स आते हैं, कई बार गाइड प्रॉपर नहीं मिल पाते या ढंग से नहीं समझा पाते, तो वो उस जगह को देख ही नहीं पाते। जी। तो अगर जितने ज़्यादा गाइड रहेंगे, जितनी ज़्यादा प्लेसेस को सिलेक्ट किया है, उसके हिसाब से उनको फ़ायदा मिलेगा। टूरिज्म दुनिया में 25%, 25% फॉरेन एक्सचेंज दुनिया में टूरिज्म लाता है। कई देशों में तो ये बहुत बड़ा योगदान देता है। कई देश छोड़िए, पेरिस जैसा शहर हमसे ज़्यादा पूरे इंडिया से ज़्यादा टूरिस्ट ले जाता है। तो इसलिए टूरिज्म को तो बढ़ावा देना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ कंट्रीज का नाम लूँ, ग्रीस हो गया, टर्की हो गया, और यहाँ तक कि जापान, चाइना, UK, कनाडा, यहाँ पे इतने जाते हैं टूरिस्ट जिसकी कोई बात ही नहीं है। हमारे यहाँ फिर भी कम आते हैं फॉरेन टूरिस्ट। दूसरी बात ये है कि गाइड्स को आप ये करेंगे तो एक रोजगार देने का इनको आगे बढ़ जाएगा। IIM जैसे इंस्टीट्यूट्स की मदद लेंगे तो ट्रेनिंग मॉड्यूल मिल जाएगा और कुछ आंकड़ों का विश्लेषण से पता पड़ जाएगा कि हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा सर। IIM जैसे संस्थानों की मदद से खास तौर से जो नए दौर के टूरिस्ट गाइड हैं, जो हमारे युवा हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में आगे आएंगे। एक बड़ी घोषणा की गई है, आयुर्वेद के एम्स बनाने की घोषणा की गई है। इसको किस प्रकार से देखते हैं सर? देखिए, आयुर्वेद का एम्स का ये है कि आयुर्वेद के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो ये है कि वो एक फॉर्मल फॉर्म में नहीं था। पिछले कुछ सालों में इसको फॉर्मल फॉर्म में ले गए। एम्स बना के ये होगा कि एम्स जैसे एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, नेशनल कंपटीशन से लेते हैं, तो आयुर्वेद में भी अब नेशनल कंपटीशन से लेगा। आप एम्स जाइए, एम्स में किस तरह की मेडिकल फैसिलिटी, इसी तरीके से आयुष में भी अब ये लोग लेकर आ रहे हैं। और हमारा जो सबसे, देखिए हमारा कंपटीशन इसमें भी चाइना से रहता है, चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन से। तो हम लोग उससे पीछे इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ डेटाबेस लिखा पढ़त में कर लिया है। हमारा अभी भी होना बाकी है। जिस दिन हमारा हो जाएगा, इनके सर्टिफाइड लैब्स बन जाएंगे, तो हम देखना हमारा ये भी एक्सपोर्ट और ये एक तरीके से मेडिकल टूरिज्म और इन सब पे भी इसमें फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा सर। वित्त मंत्री ने हमारे इस बजट को युवा शक्ति संचालित बजट कहा है। बजट 2026-27 को अगर हम देखें तो संक्षेप में किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा, इस बार के बजट में हम काफ़ी चीज़ों को एक्नॉलेज कर रहे हैं। एक्नॉलेज करने का मतलब आप मान रहे हो ये है, प्रॉब्लम है या चैलेंज है, हमें इसको ओवरकम करना है। तो जैसे अब एकेडमी इंडस्ट्री इंटरफेस बढ़ाने के कारण इंटर्नशिप्स की प्रवधि बढ़ गई है, उनका टाइम लिमिट बढ़ गया है। 4 साल के कोर्स में 3.5 साल पढ़ाई करने के बाद वो लोग सीधा इंटर्नशिप पे जा रहे हैं और वो NPTEL स्वयं के कोर्सेज कर रहे हैं। हाल ही में पिछले साल ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी केंद्र सरकार के उसके कारण निर्देश के बाद उन्होंने इंटर्नशिप अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में हमारे यहाँ के छात्रों को लेना शुरू
शुरू कर दिया है। जी। तो ये अब एकेडमी इंडस्ट्री क्योंकि अब ये है कि आप पढ़ाई करो और रोजगार करो, और रोजगार के लिए अब इंडस्ट्री को स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, और सीधा इसमें गवर्नमेंट का डायरेक्ट अब इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो ये एक अच्छी बात है, रोजगार जल्दी मिलेगा और सही तरह का रोजगार मिलेगा। बिल्कुल ठीक कहा सर। श्रोताओं, तो ये था हमारा कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में, जिसमें आज हमने चर्चा की हाल ही में पेश किए गए बजट के बारे में, जिससे ये स्पष्ट हुआ है कि ये बजट 2026-27 केवल आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि एक विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ साहसिक कदम है। चाहे वह युवाओं के लिए इंटर्नशिप के नए अवसर हों, मध्यम वर्ग के लिए टैक्स का सरलीकरण, या एमएसएमई को विकास का नया इंजन बनाना, ये बजट हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश करता हुआ दिखता है। प्रोफेसर बनर्जी और संजय वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बजट की इतनी सूक्ष्म और गहरी समझ हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की। प्रदेश की सुर्खियों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।